आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो की इस पार्ट में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली का जजमेंट 15 जुलाई 2025 का है। ये जजमेंट इस बात को लेकर के है कि अगर कहीं पे सिविल डिस्प्यूट हो रहा है, दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट है, लेकिन वहाँ पे किसी एक पार्टी ने फॉर्ज किया है, धोखाधड़ी किया है, तो आपने कई बार सुना होगा कि अगर सिविल डिस्प्यूट है तो क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये कहता है, रिसेंटली का जजमेंट है 10 दिन पहले का, कि अगर कोई पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज भी है, उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे कोई दोनों पार्टी के बीच अगर ऐसा कुछ है धोखाधड़ी जैसा, तो वहाँ पे क्रिमिनल केस भी दर्ज हो जाएगा। अब साथियों, ये केस क्या है शॉर्ट में आपसे ब्रीफ करूँगा मैं, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की भी बात करूँगा, क्योंकि आजकल अधिकतर जो पार्टनरशिप के मैटर होते हैं, जो कॉमर्शियल मैटर होते हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट होता है और वहाँ पे आर्बिट्रेशन का क्लॉज भी रहता है। तो अगर आपके केस में आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, इन स्पाइट ऑफ दैट यू कैन फाइल FIR अगेंस्ट द रेबल पार्टी। तो ये इस जजमेंट की खास बात है, आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ केस का नाम है दिगंबर पाठक वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स के नाम से है, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइया के द्वारा इस जजमेंट को डिलीवर किया गया है। और इस जजमेंट की खास बात यह है साथियों कि इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में दो पार्टी थी, दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट इस बात को लेकर था कि अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, कोई विवाद होगा, तो उसके लिए आर्बिट्रेशन क्लॉज रहेगा। आपको पता है आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है कि दोनों पार्टी एक म्यूचुअली किसी को डिसाइड करेंगे, जहां डिसाइड नहीं कर पाते हैं या फिर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हाई कोर्ट जा करके किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, और जो आर्बिट्रेटर है उनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करता है। ये होता है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेशन एक प्रकार से वो ट्रिब्यूनल जैसा होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है वो भी एक कोर्ट की तरह काम करता है। ये बात हुई आर्बिट्रेटर के बारे में। अब साथियों, इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में दोनों पार्टी के बीच डिस्प्यूट हुआ, तो एक पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया। अब दूसरी पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टी पहुंच गई हाई कोर्ट FIR रद्द कराने के लिए। किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कि देयर इज ए एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टी एंड द कंटेंट ऑफ दैट एग्रीमेंट इज दैट इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन बोथ द पार्टी, अगर दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, देन दे चूज द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को ये लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि चूंकि इस मामले में आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग को यूज किया ही नहीं गया, FIR दर्ज करवा दी, जो कि गलत है। एक सिविल डिस्प्यूट के मामले में FIR कैसे हो सकती है। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने उनकी बात को सुना, हाई कोर्ट ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो कैसे FIR हो सकती है। हाई कोर्ट ने क्या किया, FIR को रद्द कर दिया। अब जो दूसरी पार्टी थी वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी दलील ये थी कि अगर किसी केस में इफ देयर इज ए इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर कहीं पे आपराधिक प्रकरण के तत्व मौजूद है उस केस में, तो वहां पे FIR दर्ज होनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भले ही है, लेकिन जहां पे मामला क्रिमिनल कैटेगरी का है वहां FIR दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाई कोर्ट के फैसले को देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में जो हाई कोर्ट का फैसला है, तो हाई कोर्ट हैव ओनली रिलाइड ऑन सिंगुलर पॉइंट दैट देयर इज ए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सो द क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड। केवल हाई कोर्ट ने इतना कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया कि ठीक, हम इस बात को मानते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, लेकिन जब इस मामले में FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल हुई, चार्ज फ्रेम हो गए, इसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया कि आखिर जो क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज किया गया है तो आखिर वो उसको क्यों रद्द किया जाना चाहिए। अगर प्रामा फेसाई ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल ऑफेंस के, तब तो ठीक है, तब तो FIR रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर इसमें कोई इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं तो FIR रद्द हो सकती है। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ कमेंट ही नहीं किया है कि आखिर इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है कि गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को सेट असाइड किया और हाई कोर्ट को फिर से डायरेक्शन दिया कि आप इसको फिर से एडजुडिकेट करिए मैटर को, और इस बात पे भी विचार करिए कि
क्या यहाँ पे जो आरोप लगाए गए हैं वो प्राइमा फेसाई स्टैब्लिश हो रहे हैं कि नहीं। अगर प्राइमा फेसाई स्टैब्लिश हो रहे हैं तो एफआईआर रद्द नहीं होगी। अगर प्राइमा फेसाई ऐसा दिख रहा है कि मुकदमा में क्रिमिनल केस नहीं बन रहा है तो वहाँ पे एफआईआर रद्द हो जाएगी। लेकिन केवल इस ग्राउंड पे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, इस ग्राउंड पे एफआईआर रद्द नहीं हो सकती। तो ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये इस कंटेंट में भी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका सिविल डिस्प्यूट है उसके बावजूद भी आप क्रिमिनल केस दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फैसले आ रहे हैं कि इफ़ देयर इज एनी सिविल डिस्प्यूट देन क्रिमिनल केस कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। ऐसा नहीं है। इफ देयर इज ए इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस देन क्रिमिनल केस ऑल्सो कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट एनी पार्टी, भले ही उसमें सिविल डिस्प्यूट हो या ना हो। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपका मामला कुछ ऐसा है तो आप भी जजमेंट पर रिलाइट कर सकते हैं इस प्रकार जजमेंट पे, जो ये कहते हैं कि केवल आर्बिट्रेशन क्लॉज हो जाने से क्रिमिनल केस दर्ज होने से रोका नहीं जा सकता है। धन्यवाद साथियों।